पाकिस्तान में जो पोलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो भी फुल थ्रॉटल चल रही हैं। और पहले हमने 26वीं तरमीम के ऊपर कुछ दिन प्रोग्राम किए, तो 26वीं तरमीम अभी ख़त्म नहीं हुई, तो उसके बाद बहस ये शुरू हो गई है कि किस तरीके से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स को चेंज करना है ताकि 3 सीनियर मोस्ट की जगह या तो 5 सीनियर मोस्ट हो जाए या कुछ ऐसी कंपोजिशन हो जाए कि उसके ऊपर हुकूमत जो फील करती है कि जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस का होल्ड है वो निस्बतन कम हो जाए। इसी तरीके से अभी 26वीं आईनी तरमीम का जो एक टेस्ट होना है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने होना है। उसके अंदर जजों की तश्कील के हवाले से जुडिशल कमीशन का जो रोल है वो भी एक मुतनाज़ा इशू है, जिसको लगता ही है कि सूनर और लेटर सुप्रीम कोर्ट में किसी लेवल के ऊपर जाके चैलेंज किया जा सकता है। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं इन इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं, शाहिद खटक साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। इसके अलावा आबिद शेर अली साहब PMLN से हमारे साथ हैं, उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। सर पहले तो आप ही से मुस्तफ़ा साहब, ये 26वीं आईनी तरमीम वाला अभी मामला पूरी तरह समझ में नहीं आया। अदालतें भी अभी कह रही हैं कि कौन सा मामला जाएगा आईनी बेंचेस में, कौन सा जाएगा दूसरे में, वो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ। तो पहले से ही जजेस की तादाद में इजाफे की बहस, पहले से ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स को चेंज करने की बहस, ये हम कुछ ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं है? जल्दबाजी के अलावा मलिक साहब, ये अदलिया को एग्जीक्यूटिव के ताबे करने की पूरी कोशिश है। आईनी तरमीम जिस तरीके से पास की गई वो पूरे पाकिस्तान ने वो मनाजर देखे। अख्तर मेंगल साहब ऑन रिकॉर्ड है, एक जमात के सरबराह हैं, एक बहुत ही ऐसे सूबे से उनका ताल्लुक़ है जहाँ पर हसासियत कई हवालों से मौजूद है, और उनके सेनेटर्स को जो सलूक उनके साथ रवा रखा गया। फिर कल गालिबन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि 8 वोट तो हमारे थे लेकिन 11 वोट हुकूमत ख़रीद चुकी थी। ये भी एक बड़ी सीरियस एक्यूजेशन है मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से। तो जिस तरीके से जल्दबाजी के अंदर 26वीं आईनी तरमीम को पास किया गया, अभी उसकी कंटिन्यूएशन है ये सारी बातें, ये सब गुफ्तगू के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अमेंडमेंट लेकर आना। हुकूमत शायद खुश नहीं है जो 2 सीनियर जज साहिबान उसकी कमेटी का हिस्सा बने हैं। शायद इनकी तवक्को थी कि वो जज साहिबान स्टेप डाउन कर जाएंगे। ख्वाहिश यही थी ऐसा नहीं हुआ। और अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में फर्दर अमेंडमेंट करके जुडिशरी को मज़ीद कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, कोर्ट पैकिंग किसको कहते हैं? कोर्ट पैकिंग जो इस्तिलाह है वो लफ्ज़ इन्हीं सूरत हाल के लिए इस्तेमाल होता है कि जहाँ पर हुकूमत या एग्जीक्यूटिव अपनी पसंद के जजेस को अपॉइंट करके एक बैलेंस टिप करे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये दुनिया भर के अंदर ये इस्तिलाह अमरीकी रोजवेल्ट के वक्त ये इस्तिलाह है। वो अकरम शेख साहब वो वकील हैं पुराने, तो वो मुझे रोज कहते हैं ये कोर्ट पैकिंग है, उसको पढ़ो पूरा खोल के, ये कोर्ट पैकिंग कर रहे हैं। तो ये जो तर्ज अमल हुकूमत ने इख्तियार किया है, एक तो जिन लोगों ने वोट किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो स्टेटमेंट है वो उसको आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये एक बड़ा सीरियस चार्ज है कि आपने 11 लोग खरीद रखे थे। फिर उससे पहले 2 जो अदालती फैसले आए जिनकी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुई, वो भी इसी तनाजुर में देखे जा रहे हैं कि हुकूमत को एक मखसूस नशिस्तों वाला फैसला तो अभी तक पेंडिंग है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल जिस जानिब जा रही है, मैं तो मज़ीद क्लैश देख रहा हूँ जुडिशल इंस्टीट्यूशन के साथ। और ये क्लैश अब जो याया अफरीदी साहब हैं वो ऐसे हैं नहीं कि जिनके बारे में किसी भी फरीक को ये हो कि ये किसी ख़ास तरफ एक झुकाव रखते हैं। तो मेरे ख्याल से जुडिशरी की तरफ से एक रिएक्शन आएगा। बलूचिस्तान बार काउंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार, उसके अलावा पिटिशनर्स, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्तें दायर कर रखी हैं। और जब वो टेक अप होंगी तो हमें फॉरेन एटीट्यूड का अंदाजा हो जाएगा कि जुडिशल रिस्पांस क्या आ आएगा। दोनों पार्टियों ने, शाहिद साहब ने भी और आबिद शेर अली साहब ने भी, दोनों ने एक दूसरे की जो मनफी मिसालें थी ना उसको कोट करके अपने काम को जस्टिफाई किया। हम इस मनफियत को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ताकि एक दूसरे को कहना ना पड़े इसने मुझे मारा है तो कल तुमने भी मुझे मारा था, तो वो कल उसको फिर मार पड़ेगी आने वाले कल में। मलिक साहब, मनफियत को कंट्रोल करने के लिए लीडरशिप का किरदार बड़ा अहम होता है। इसमें कोई शक नहीं कि जस्टिस साकिब निसार साहब के जो फैसले थे कंट्रोवर्शियल थे। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से सजाएं सुनाई गई, इम्प्लीमेंटेशन बेंचेस बनाए गए, उसके ऊपर बहुत से लोगों का तहफ़्फ़ुज़ की डिस्क्वालिफिकेशन जी वो इकामा के ऊपर बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, कभी उसको सताइश नहीं मिल सकती। और फिर इसी तरह काजी फाइज ईसा साहब का जो फैसला था बल्ले का निशान वापस लेने का, ये 2 इंतहाएं आपको नजर आती हैं। एक इंतहा वो थी कि जो मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फैसले आते रहे, और फिर एक इंतहा काजी फाइज ईसा साहब की थी
कि जिन्होंने खुसूसन तहरीक इंसाफ के मामले में। अच्छा, काजी साहब के दो मामले हुए। काजी साहब को जस्टिस गुलजार ने आई थिंक मना किया था कि वो पीटीआई के केसेस में बैठेंगे, जी हाँ, जेहन में है ना आपके। जी हाँ। फिर बल्ले के निशान का फैसला दिया और 8 फरवरी के इलेक्शन हो जाने दिए, जिसमें पार्टी को कह दिया गया था ये पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। अब उन्होंने आके कहा कि नहीं, मैंने तो ये फैसला नहीं था। और ये क्लैरिफिकेशन वो पहले भी दे सकते पहले भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ये पहले देना मुनासिब नहीं समझा। तो it मेरा ये becomes ख्याल very है कि ये जो controversial। मनफियत है, लेकिन इसके बावजूद मैं खुद काजी साहब का बड़ा इन फैसलों का नाकिद हूँ, रहा लेकिन हूँ। इसके बावजूद लंदन वाला जो एक्शन है वो किसी तरीके से भी जस्टिफाइबल नहीं। और यही चीजें अगर साकिब निसार साहब के साथ भी होती है तो उस सूरत में भी जस्टिफाइबल नहीं। आप पकड़े प्ले कार्ड उठाएं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप एहतजाज। तो इसमें जमातों के जो कायदीन है, ये मनफियत खत्म तब होगी जब जमातों के जो कायदीन है वो अपने कारकुनों को, अपनी सोशल मीडिया टीम्स को, जो सब ने बड़े पैसे लगाकर भर्ती कर रखी है, उनको जब तक ये पैगाम नहीं जाएगा कि ये हमारे सियासी मुखालिफ है, सियासी दुश्मन नहीं है। सर एक प्रॉब्लम है, ये जो सोशल मीडिया सेल्स है ना, ये वो क्राइम सेल्स ज़्यादा बन गए हैं, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज अपना नैरेटिव नहीं बिल्ड करती, वहाँ अपोनेंट्स को अब्यूज़ करती। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया टीम्स का ये काम है कि वो मुखालिफ को गालियाँ देना, मुखालिफ को उसकी अनफेयरली क्रिटिसाइज करना, उसकी फैमिलीज को बीच में ले आना। तो ये कल्चर हमें सियासत में से खत्म करना पड़ेगा, और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगा जब तक जमातों के कायदीन खुद इसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे, और हम भी बतौर माशरा कि हम, और ये हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है कि हम अपने पॉलिटिकल वर्कर्स की, उन बच्चों की, नौजवानों की क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं, कि उनको क्या सिखा रहे हैं हम कि ये दुश्मन है और इनको पढ़ जाएं आप। सियासी मुखालफत दुनिया के हर मुल्क में होती है, हर माशरे में होती है। डेमोक्रेसी, जमहूरियत के अंदर मुखालफत और इख्तिलाफ राय तो ये एक बुनियादी हिस्सा है जमहूरियत का, लेकिन आप उसी को बुनियाद बनाकर लोगों को दुश्मन समझना शुरू कर दें, उनको तरह तरह के अलकाबात से नवाजें, तो ये मनफियत ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। हमारा माशरा बहुत जहर आलूद हो चुका है यहाँ पर। अगर हमने इस मनफियत को ख़त्म ना किया तो यकीन मानिए कि ये आज जो हमारे बच्चे हैं, जो पौध है नौजवानों की, को अच्छी राह पर हम उन्हें नहीं चला रहे। ये बात सही है, क्योंकि आप पाकिस्तान में आर्मी चीफ की फैमिली की ट्रैवल हिस्ट्री चोरी करके तो छाप दी गई, बीवी और बच्चे बेटियां उनकी कहाँ गई हैं वो भी महफूज नहीं। जो सबसे ताकतवर शख्सियत मानी जाती है तो वो भी काबिल मजम्मत है। इस तरह जजों की फैमिली की तस्वीरें छाप देते हैं, वो भी काबिल मजम्मत है। इस पे सबको मिलकर एक लाहे अमल तय करना चाहिए। और फिर इसमें खुसूसन मलिक साहब हुकूमत पे एक और जिम्मेदारी इस वजह से भी ज्यादा आयद होती है कि इस दौरे हाजिर के अंदर, अब मैं कल परसों अभी जिक्र भी किया शाहिद भाई ने, जो हाजी इम्तियाज साहब हैं, उनकी मैं बापर्दा खातून है, उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, और जिस तरीके से उन्होंने जो उनके साथ गुजरा, जो उन्होंने बयान किया, तो ये जमातें जो हुकूमत में आज मौजूद हैं, आज से कुछ अरसा पहले ही ये बड़ा गिला करती थी, बड़े जोरों शोर से कहती थी कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई। तो आपको तो और ज्यादा हसास होना चाहिए इस मामले में। हो रही थी उस वक्त, तो हो रही थी। इन्हें तो सबक सीखना चाहिए कि हम आइंदा वो गलतियां ना करें जो कल को फिर दोहराई जाए। कल बन्नू के अंदर जो इंसिडेंट हुआ है उसमें एक मेजर समेत 3 हमारे जवान शहीद हुए, और ये रोजाना हो रहा है, ये रोजाना हो रहा है। और अफसोसनाक पहलू ये है कि हमारा मेजर बहुत बड़ा अफसर है, वो शहीद हो गया। तो हमारे सियासी जमातों को चाहिए था मिलकर इसके ऊपर बात करें कि हम छोड़ेंगे नहीं, वहाँ एक टीटीपी का बंदा, एक दहशतगर्द नहीं छोड़ेंगे। उसके ऊपर हमारी बहस नहीं होती, इसके ऊपर हमारी बहस होनी चाहिए। कल एक मेजर समेत 3 बंदे फौज के हमारे जवान शहीद हुए हैं, और मेरा ख्याल है इस पे कौमी बयानिया चाहिए। मुस्तफ़ा साहब आप इस पे बात करें, इस पे इससे बड़ा बयानिया क्या होगा कि रोज़ाना आपके बेटे शहीद हो रहे हैं इस कौम के। जब से अफगान तालिबान की हुकूमत आई है काबुल में, उसके बाद से टीटीपी की जो एक्टिविटीज़ हैं जो पाकिस्तान में जारी हैं, हज़ारों लोग शहीद हो चुके हैं। कोई हमारा हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता, कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता मलिक साहब, कि जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ना शहीद हो रहे हो, आम आवाम ना शहीद हो रही हो। और 2013 में ये फिगर्स और स्टेटिस्टिक्स ऑन रिकॉर्ड है कि 2013 में जो पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी का हमें सामना था, आज दहशतगर्दी के वाक़यात वापस उसी फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गए। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान के, देखें इसी प्रोग्राम के अंदर अगर आप देख लें तो पिछले 15-20 मिनट में जो हमारी गुफ्तगू हुई है, जमातें बड़ी आपस में एक दूसरे के साथ सींग फंसा कर बैठी हुई हैं। हमें 2 बड़े जो मामलात हैं, दहशतगर्दी और मईशत, इनके ऊपर हमें मिनिमम कंसेंसस एक चाहिए। वज़ीर आज़म कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड है कि जी कि हम फौरन APC बुलाकर दहशतगर्दी के मामले पे एक कौमी बयानिया अपनाएंगे। वो APC की मीटिंग फिर नहीं होती। हमें बड़ी संजीदगी से ये देखें, ये हमारे, चाहे वो फौजी अफसरान हो, सिपाही हो, पुलिस के अफसरान हो, सिपाही हो, ये हमारे बच्चे हैं। हमारी सियासतें अपनी जगह पर, लेकिन हमें इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। क्रेडिबिलिटी के इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करना पड़ेगा।
लोग इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर ये चाह रहे हैं कि इस सूरत हाल का हल निकले। पिछली कई दहाइयों से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का इसको सामना है, बलूचिस्तान में लोगों को इसका सामना है, और लोग चाहते हैं कि इसका हल निकले, लेकिन सियासतदान और सियासी जमातें, उनकी प्रायोरिटी ये नहीं है। उनकी प्रायोरिटी बस हर कीमत पर इक़्तिदार हासिल करना है। और ये जो संजीदा मामलात है, इसकी असल में ना ओनरशिप नहीं ले रही हुकूमत, मुझे उसके ऊपर बड़ा ही अफसोस है। आपके ना रोजाना इस कौम के 3-4 बेटे पुलिस के या फौज के शहीद हो रहे हो और प्राइम मिनिस्टर ओनरशिप ना ले, तो इससे ज्यादा अफसोस की बात ये सिर्फ एक मजम्मती स्टेटमेंट्स जारी कर काफी नहीं है, वो काफी नहीं है। फ्यूनरल्स में चले जाना ये काफी नहीं है। आपको हल निकालना पड़ेगा। और मुल्क के जो जमातें जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हैं, ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। मुस्तफा साहब, इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप लेने से इनको कोई नहीं रोक रहा। ये ले ओनरशिप, मलिक साहब ऐसे बुलाएं, इनको भी साथ बिठाएं, आपको भी बिठाएं साथ। हमें बड़ा होलिस्टिकली देखना पड़ेगा। देखिए, जिस दिन अफगान तालिबान ने काबुल टेक ओवर किया, उसके तीसरे दिन जो टीटीपी के हजारों लोग वहां पर जेलों में कैद थे, वो बाहर निकले, उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की गई, और वहीं उसी दिन समझ लग गई थी कि जो हमारी जो पॉलिसी थी वो एक फेलियर का शिकार हो गई है। आज जवाब नहीं है कि जनाब हम जिन लोगों को इतना अरसा सपोर्ट करते रहे, वी लुक्ड द अदर वे, और आज वो बैठकर हमारे ही दुश्मनों को, जो लोग पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहे हैं, उनको कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। इमरान खान साहब के दौर में, आखिरी दौर में, जब तालिबान का टेक ओवर हो चुका था, और उससे पहले भी कुछ 1-2 मीटिंग्स हुई जिसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस को जमातों से मखसूस बुलाया गया था। इत्तफाकन मैं उन 1-2 मीटिंग्स में मौजूद था, और वहाँ पर ये कहा गया कि हमें रीसेटलमेंट इनकी करनी है, और रीसेटलमेंट करके हम इनके साथ वो एक रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं। और ये बात रिकॉर्ड की बात है, मैं ज़्यादा डाइवल्ज कर नहीं सकता, लेकिन हम यकीन कीजिए कि उस वक्त हैरान हो गए थे कि ये जो उनकी दूसरी साइड के जो मुतालबात थे, जिसके अंदर दोहा के अंदर दफ्तर खोलना था, आर्म्स के साथ वहाँ पर रीसेटलमेंट होनी थी, हम हैरान रह गए कि ये किस जानिब जा रहे हैं। सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल यही चीज़ थी कि हथियार फेंक के आ रहे हैं कि हथियारों के साथ आ रहे हैं, उसके ऊपर आंखें बंद कर ली गई थी उस वक्त। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुस्तफा नवाज़ को खटक साहब, आबिद शेर अली साहब, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।